सबसे पहला इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देता हूं कि विधायक चरथावल सबसे पहली बार रहे अनिल कुमार, लगातार 2 बार विधायक बने और तीसरी बार भी जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी संघर्षशील राजनीति थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जिला सहारनपुर से आने के बाद में परचम लहराना ये विधायक अनिल कुमार का एक जलवा रहा है। उसी जलवे के साथ में आज आपके साथ में चर्चा इस शहारट में खास मुद्दों पर रहेगी 2024 को लेकर। विधायक जी, 2024 का चुनाव बिल्कुल अब मेरे ख्याल से 100 कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो भाई अरशद भाई आपको बधाई, आपने चैनल बनाया इसके लिए बधाई आपको, आपके दर्शकों को। दूसरा क्वेश्चन आपका जो पहला ही कि 2024 की क्या तैयारी है। 2024 की पूरे देश में विपक्ष की बहुत मजबूत तैयारी है और पूरे देश में सभी पार्टियां जो इस देश को, संविधान को बचाना चाहती है, जो इस देश में भाईचारा चाहते हैं, जो इस देश में आरक्षण को बचाना चाहते हैं, और सभी वे लोग जो इस देश की वास्तव में तरक्की चाहते हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आ भी गए। उनकी पहले ही बैठक इंडिया गठबंधन के रूप में पटना में हुई, दूसरी बेंगलोर में हुई, तीसरी मुंबई में होने जा रही है। निश्चित रूप से 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थी लोगों को, जो आशाएं थी उन्हें, वो उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। आज आप देख सकते हो कि बेरोजगारी का क्या आलम है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित हो, पिछड़ा हो, भागीदारी देने का ढिंडोरा जरूर पीट रहे हैं लोगों को, लेकिन हक अधिकार दूसरे दिया जा रहा है, हक अधिकार इनके छीनने जा रहे हैं। आज जो जिस चीज़ की एक आम आदमी अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है सरकार से कि सरकार बनेगी, हमारे लिए काम करेगी, क्योंकि सरकार की जो आवश्यकता होती है वो गरीब आदमी को होती है, एक आम आदमी को होती है, ना कि धनाढ़ लोग। धनाढ़ जो लोग होते हैं जिनके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम कर रही है, उनकी तो सरकार 12 का 18 रहती है, देशी भाषा में अगर हम कहें 12-12 महीनों की सरकार रहती है। सरकार की आवश्यकता होती है किसान को, मजदूर को, गरीब को, युवाओं को। वो आज कहीं ना कहीं जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और ये महसूस करते हैं कि हमने पूरा दबा कर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, एक तरफा वोट दिया सभी समाज के लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं। बहुत अच्छी बात कही विधायक जी ने कि रोजगार से आज परेशान है, लेकिन विधायक जी सवाल यहाँ पर दूसरा खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की काफ़ी चर्चाएं चली मार्केट में, बाजार गर्म रहा चर्चाओं का कि वो विलय करने के लिए जा रहे हैं, किसी और पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन खास बात ये कि आपके बहुत करीब रहे राजपाल सैनी जी, जो आपके साथी भी थे, वो इस बीच में छलांग मारते हुए जरूर नजर आ गए। वो चर्चा नहीं रही, वो अपना काम कर गए। और बीजेपी में आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन भी कर ली, तो आप क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति मान लो हम और राजपाल सैनी जी बहुजन समाज पार्टी में इकट्ठे हैं, उसके बाद समाजवादी में चले गए, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर वो भी चुनाव लड़े, राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर मैं भी चुनाव, वो कुछ मतों से चुनाव हार जाते हैं। मुझे ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत जाता हूँ। लेकिन आप जो मेरे पर आरोप लगा रहे हो कि आपके साथी, देखो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं सबके। हालांकि राजपाल सैनी जी का राष्ट्रीय लोकदल में आदरणीय जयंत चौधरी जी बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था एक विंग का, और इसके अलावा भी राजपाल सैनी को बहुत सम्मान देते थे। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही भी है, एक वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने कही भी है कि मैं जयंत चौधरी का बहुत सम्मान करता हूँ और वो मेरा भी बहुत सम्मान करते थे। अब वो क्यों गए हैं इसका तो देखो उत्तर वही दे सकते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भविष्य के लिए, भविष्य को देखते हुए भाजपा में गए हैं। देखो जो आदमी राजनीति करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अनिल हो, चाहे राजपाल हो, हर आदमी अपना भविष्य देखता है। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे निकालने का काम किया था, बाहर करने का काम किया था,
मैं अपने भविष्य को तलाश करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए एक समाज सेवा, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म समाज सेवा का है और समाज सेवा के प्लेटफॉर्म के लिए मैंने सदस्य का चुनाव लड़ने का काम करता हूँ। तो मैं भी अपना भविष्य तलाशने के लिए समाजवादी में गया था। गठबंधन में हमारी राष्ट्रीय लोकदल में चली जाती है। दोनों नेताओं ने फैसला किया कि भाई अनिल को चुनाव लड़ाना है और मैं उनके जो उम्मीद मेरे नेताओं दोनों नेताओं ने की थी, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश मैंने की है, उतरा भी हूँ। मैंने चुनाव जीतने का काम किया है। तो ये आप अपने मान लो के इंटरेस्ट है, मैं उसमें कोई सवाल नहीं। सर राज्यपाल विधायक जी आपकी बात बड़े सही नेता है। है और मान लो राज्यपाल जी पार्टी छोड़ गए हैं, निश्चित रूप से हमें नुकसान होगा उसका। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को या गठबंधन समाजवादी पार्टी लोकदल गठबंधन है उसको नुकसान होगा, उसकी भरपाई भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अब वो ज़्यादा तो देखो वही बता सकते हैं क्यों गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी परिवार से जाना नुकसान जरूर होता है। लेकिन विधायक जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि मैं भी एक वक्त ये आया कि मुझे भी दूसरे दल में जाना पड़ा, लेकिन विधायक जी आपकी तो मजबूरी बन गई थी। आपने पार्टी के साथ वफादारी करने में कोई कमी नहीं करी। आप तो बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह आपने काम किया, लेकिन जब आपके साथ वक्त तौर पर ऐसा खिलवाड़ हुआ, उस वक्त आपको जनता के साथ में फैसला लेना पड़ा। आपने जनता के साथ जनता हित में फैसला लिया। आपने अपने भविष्य के बारे में फैसला नहीं लिया विधायक जी, वो आपका भविष्य नहीं था, वो जनता का फैसला था। मैं मानता हूँ, देखो आज अगर अनिल की कहीं पूछे या समाजवादी में अनिल को पूछा या राष्ट्रीय लोकदल में पूछूँ तो वो देखो देन तो बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने 2 बार मुझे MLA बनाया था, उन्हीं के आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता के प्यार से मैं MLA बना 2 बार से। नहीं तो अनिल नाम के दूसरे व्यक्ति तो उनका आशीर्वाद रहा है। अब वो जो भी कंडीशंस रही, वो जनपद की गुटबाजी या बहन जी को सही रिपोर्ट उन लोगों ने नहीं दी। मैंने अपनी बात रखने की कोशिश भी की, मुझे पार्टी से एक बार बाहर कर दिया, 1 साल बाहर रहा, 1 साल बाहर रहने के बाद फिर मैं अंदर भी चला गया, उसके बाद दोबारा फिर मुझे बाहर कर दिया गया, उसके बाद फिर मैं समाजवादी पार्टी में गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं विधायक जी के पूरी वफादारी के साथ में लगे रहे, लेकिन जिस तरह विधायक अनिल कुमार ने क्षेत्र की जनता के बीच में रह के जनता का दिल जीता इस तरीके से, क्योंकि कभी भी अपने स्वार्थ को आगे नहीं रखा, जनता के लालच को देखा, अपने लालच को कभी नहीं देखा। विधायक अनिल कुमार ने कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखा, बिल्कुल सत्य है। तो विधायक अनिल कुमार के साथ में एक और सवाल यहाँ पर है सबसे बड़ा कि अभी तक मुजफ्फरनगर लोकसभा जो है वो बिल्कुल एक ऐसी सीट मानी जा रही है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा से ही आवाज होती है कि देश में क्या फैसला होगा। अब मुजफ्फरनगर लोकसभा किस तरफ जा रही है, ये माननीय विधायक अनिल कुमार से बात करेंगे और कौन होगा प्रत्याशी गठबंधन में। मैं क्या बताऊँ, प्रत्याशी बताऊँ क्या बताऊँ? नहीं, प्रत्याशी के बारे में देखो प्रत्याशी तो दोनों नेता फैसला करेंगे, आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे गठबंधन में भाई चंद्रशेखर जी भी हैं, वही तीनों लोग फैसला करेंगे कौन प्रत्याशी होगा, सीट किस खाते में जाएगी। अभी तो कुछ भी फाइनल नहीं है ना, गठबंधन है, सपा का, लोकदल का, आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन है, लेकिन कौन सी सीट किस पर जाएगी अभी इसके तय होना बाकी है। और उसके बाद और विशेष बात तो है गठबंधन का जो भी साथी चुनाव लड़ा मुजफ्फरनगर में, उस साथी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। लेकिन विपक्ष तो पूछ रहा है, माननीय विधायक अनिल कुमार जी, विपक्ष पूछ रहा है कि आपके यहाँ ठीक है लोकसभा में अभी आप फाइनल नहीं कर रहे, लेकिन आपका लोकसभा का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा देश के लिए कौन होगा, विपक्ष जानना चाहता है। हमारे लिए हमारा जो गठबंधन बना है हमारे नेताओं ने इंडिया, उसमें सभी कौन सा ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। सभी चेहरे जो हैं सीनियर लोग हैं सभी, और देश के लिए 40 साल 50 साल राजनीतिक रूप से उन्होंने सेवा की है। तो कोई भी चेहरा बन सकता है, कोई तो बड़ी बात थोड़ा ही है। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल जो है देश के सामने जो कितनी समस्याएं हैं उनका सवाल है। आज मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी वोट लेना काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम करे तो भारतीय जनता पार्टी को अपने बात को पता नहीं। बड़ी बात है कि मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए और रोजगार के नाम पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन विधायक जी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल चल रहा है देश में मणिपुर पे आपकी क्या राय है? मणिपुर पे देखो, मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है।
और ये इस घटना को हम हिंसा भी नहीं कह सकते, इसको हम नरसंहार कहेंगे, जेनोसाइड कहेंगे, क्योंकि जहाँ एक तरफा एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के साथ में मार काट किए जाते हैं, नरसंहार किया जाता है, वहाँ सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ की जाती हैं, नग्न रूप से उनको घुमाया जाता है, तो ये तो एक तरफा नरसंहार है, एक मतलब एक जाति के द्वारा दूसरी जाति को ख़त्म करने की बात है। लेकिन इसमें दोषी कौन है? सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का काम किया? क्या वहाँ की सरकार जो है न मुख्यमंत्री को चेंज किया, न बर्खास्त किया, प्रधानमंत्री जी ने कोई वक्तव्य आज तक सदन में देने का काम नहीं किया? क्यों घटना? जिम्मेदार तो सरकार है ना, सेंटर में भी आपकी सरकार है, उस प्रदेश में भी आपकी सरकार है, और आज 80 दिन से ज़्यादा हो गए उस घटना को, आज भी लगातार छुटपुट घटनाएं लगातार हो रही हैं वहाँ। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है ये एक साजिश है, ये प्रयोजित घटना है जो मुझे लगता है। नहीं तो क्या 80 दिन से कोई घटना कंट्रोल नहीं हो सकती, जबकि आपकी सारी फोर्सेज वहाँ लग रही हैं? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी भाई? हरियाणा में घटना घट गई, बरेली में दंगा होने से बाल बचा है। आप जो है ये कहते हो कि हमारी सरकारों में दंगे नहीं होते, तो भाई दंगे नहीं होते तो दंगे क्यों हो रहे हैं? हरियाणा में दंगा हो गया, बरेली में वो बाल दंगा होने से बच गया, मणिपुर में ऐसा ही हो रहा है, पूरे देश में हालात जो है बद से बदतर है, तो उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दोष मर देती है एक विशेष समुदाय को। तो ये अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप जो है ये कहते हो भाई ये जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मैं इसमें दंगा नहीं हो सकता, इसमें योगी जी की सरकार है, इसमें दंगा नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी क्यों हो रहे हैं? ये सवाल है बड़ा। एक तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में स्वतंत्र सिंह देव जी बयान देकर जाते हैं, बेटियों के त्यागी समाज और सैनी समाज और कश्यप समाज की बेटियों को उठा लिया जाता था, कुछ इस तरह के शब्द थे विधायक जी, और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। क्या आपको लगातार जनता ने 3 बार चुना है और आपका एक लंबा कार्यकाल मुजफ्फरनगर जिले में हो चुका है, क्या कभी ऐसी कोई घटना आपके सामने आई? देखो 2007 में पहली बार मैं एमएलए बना, 7 से 12 तक बहन जी की सरकार रही, फिर 12-17 में मैं एमएलए था, तब समाजवादी की सरकार थी। लेकिन मेरे संज्ञान में कोई ऐसी घटना नहीं है या किसी समाज की बच्ची के साथ या हमारी बहन बेटियों के साथ में कोई घटना घटी हो और उस पर कार्रवाई ना हो। देखो घटना समाज में घट जाती है कई बार, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि उसमें कार्रवाई क्या हो रही है, ये देखने की बात होती है। ऐसी ये जो बयान माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया, हालांकि बहुत सीनियर मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर आदमी हैं, लेकिन विडम्बना इस बात की है अरशद भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे उनके मंत्री लोग हों या मुख्यमंत्री जी हों, हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाने के बाद से लेकर ही भाषण चालू करते हैं। भाई आप सिंचाई मंत्री हैं, आप ये बताइए कि आपने अपने विभाग में क्या किया या आपकी सरकार क्या कर रही है। आप भाषण शुरू करते हैं